नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान के अध्याय 7 जीवों में विविधता के बारे अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर विशाल संख्या में इतने जीवधारी रहते हैं। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे कि कोई अपने आवास या निवास स्थान के आधार पर, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर रहता है, तो कोई आकार के आधार पर, जैसे हाथी इतना विशाल है और खरगोश इतना छोटा। जीव रूपों की विभिन्नता के उदाहरण देखते हैं हम। पृथ्वी पर एक सूक्ष्म बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उधर दूसरी ओर एक 30 मीटर लंबी वेल या 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष 1000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो वहीं छोटे कीट जैसे मच्छर, उनका तो जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। कुछ रंगहीन जीव भी आपने देखे होंगे। पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जीवन काल के आधार पर व ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में भिन्नता पाई जाती है और इन्हीं भिन्नताओं को हम विविधता कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण करना जरूरी था। वर्गीकरण क्या होता है? समान लक्षणों के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना ही जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। यह वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक था? जैसा कि आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर अनेकों जीव रहते हैं। अब इन सभी के बारे एक एक करके हम अध्ययन नहीं कर सकते थे, तो सभी जीवधारियों का समान लक्षणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण उनके बारे हमारे अध्ययन को आसान, सुगम बना देता है। अब हम ये जानेंगे कि इस वर्गीकरण का लाभ क्या होगा। जीवों के विशेष लक्षणों को समझने में हमें सहायता मिलेगी। वर्गीकरण से जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में हमें सहायता मिलेगी। जीवों को पहचानने में, उनका नामकरण करने में और उनके बारे अध्ययन करने में हमें वर्गीकरण से बहुत सहायता मिलेगी। एक जीव का अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों का पता लग जाएगा। जीवों की वातावरण के प्रति अनुकूलता को अध्ययन कर पाएंगे हम। जीवों के बीच अंतर व संबंध के बारे हमें पता चलेगा। अब बात आती है कि ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए। तो चलिए देखते हैं। जीवों में उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया है तथा विभिन्नता के आधार पर उन्हें अलग किया गया है। सबसे पहले विशिष्ट लक्षण देखा जाता है जो उन जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इस मौलिक अंतर के आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित किया जाता है तथा कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूह या उपसमूह निर्धारित किए जाते हैं। तो इन्हें मुख्य विस्तृत समूह में निर्धारित करने के लिए, इनका वर्गीकरण करने के लिए जो विशिष्ट लक्षण हैं, उन्हीं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि कोशिका में नाभिक की उपस्थिति या
अनुपस्थिति। प्रोकैरियोट्स जीव, ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक व केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ये एक कोशिकीय होते हैं। इन सभी को मोनेरा वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया गया है। फिर आते हैं यूकैरियोट्स जीव। इन कोशिकाओं में केंद्रक आवरण से घिरा हुआ और सुस्पष्ट होता है। दूसरा हमारा वर्गीकृत का आधार है जीवों में कोशिकाओं की संख्या, कि वो एक कोशिकीय जीव हैं या बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीवों में जीवों की सभी आवश्यक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होती हैं, या उन सभी क्रियाओं के लिए, ये भी कह सकते हैं हम कि उन सभी क्रियाओं के लिए एकल कोशिका ही जिम्मेदार होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तीसरा हमारा वर्गीकरण का आधार है पोषण का तरीका। इसमें कौन कौन आते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि सभी पेड़ पौधे। विषमपोषी, विषमपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन दूसरे जीवों व पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मनुष्य। हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? हम दूध के लिए जंतु पर निर्भर हैं, हम अन्न के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, है ना, वनस्पति जगत पर हम निर्भर। तो मनुष्य विषमपोषी हो गए, और हरे पेड़ पौधे वो सब स्वपोषी हुए। चौथा वर्गीकरण का आधार है जीवों में संगठन का स्तर। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव हुए। एक कोशिकीय जीव आगे उन्होंने क्या किया, जो वो सेल थी बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई और वो जीव बहुकोशिकीय कहलाए। एक कोशिकीय प्रोटोप्लाज्मिक स्तर, बहुकोशिकीय सेल्यूलर लेवल। अब इन बहुकोशिकाओं में से एक समान काम करने वाली कोशिकाओं के समूह ने मिलकर ऊतक का निर्माण किया, और यह स्टेज ऊतक स्तर कहलाई। इसमें जो श्रम का है वो विभाजन हो गया। इसके पश्चात जो ऊतक थे उन्होंने अंग का निर्माण किया, और यह स्टेज ऑर्गन लेवल या अंग स्तर कहलाई। अब इन अंगों ने अंग तंत्र का निर्माण किया। देखिए, जैसे सभी एक कोशिका में, एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर ही सारे कार्य जीवन के संपन्न होते हैं। अंदर ही प्रजनन भी होता है, अंदर ही खाना भी बनता है, अंदर से ही एक सेल ही वो उत्सर्जन भी करती है। इसके बाद बहुकोशिकाएं होती हैं, उसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिका जिम्मेदार होती है। अब बहुकोशिकाओं ने जो समान काम करने वाली कोशिका थी, उन्होंने ऊतक का निर्माण किया, और इन ऊतकों से अंग का निर्माण हुआ, जैसे कि अलग अलग गुर्दे, फेफड़े, स्टमक या पेट। ठीक है। अब इन अंगों ने आगे अंग तंत्र का निर्माण किया, जैसे कि पेट। पेट में और क्या क्या? आंत्र, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, बहुत सारे अंगों ने मिलकर अंग तंत्र का निर्माण किया, और यह स्तर
अंग तंत्र स्तर कहलाता है। अब आता है वर्गीकरण एवं जैव विकास। देखिए, सभी जीवधारियों का उनकी संरचना व कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि बदलते पर्यावरण में आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण उस पर्यावरण में खुद को ढालने के लिए जीवों के शरीर के आकार में या शारीरिक बनावट में जो परिवर्तन विकसित होते हैं, और फिर जो शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है, तो कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। तो ये मूल लक्षण क्या हुए? शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम मूल लक्षण के रूप में जानते हैं। बेहतर जीवन यापन करने के लिए विकास की प्रक्रिया में नई परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने में जीवों में समय समय पर परिवर्तन होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। अब इस जैव विकास की अवधारणा के आधार पर जीवों के प्रकार। जैव विकास की अवधारणा के आधार पर जीव आदिम या निम्न जीव। आदिम या निम्न जीव किन्हें कहते हैं हम? वह जीव समूह जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, आदिम या निम्न जीव कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं उन्नत या जटिल जीव। किन्हें कहते हैं उन्नत या जटिल जीव? जीव समूह जिनकी शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं, उन्नत जीव कहलाते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ती है, इसलिए इन नए जीवों को जटिल जीव भी कहते हैं। आशा है आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। धन्यवाद।